सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में इंतखाबात के हवाले से अब एक नई बहस का आगाज़ हो गया है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए पुरज़्म नजर आते हैं, लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इंतखाबात के फौरी इनेकाद के इम्कान को अब रद्द कर दिया है। इंतखाब की तारीख देने के सदारती इख्तियार ने अब सियासी तकसीम में नई सफबंदियाँ भी पैदा कर दी हैं और मौजूदा सूरत हाल में अब इम्कान यही है कि अगर सदर अरबी तारीख देने का फैसला करते हैं तो आला अदलिया में एक मरतबा फिर रस्सा कशी शुरू हो जाएगी। दूसरी जानिब इंतखाबात की तारीख के मामले पर बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी में मौजूद उनके वफादार तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के करीब आ गए हैं, क्योंकि बिलावल का कहना है कि कोई चाहे ना चाहे इलेक्शन तो होकर रहेंगे, 90 नहीं तो 120 दिनों में होंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि बिलावल ने अपने इत्तेहादियों को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि हमारे दीगर सियासी इत्तेहादी डर गए हैं, जो खौफ में मुब्तला हैं, अब आम इंतखाबात से भी भागना चाहते हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी इस तकसीम के दूसरी तरफ हमें नजर आ रहे हैं। साबिक सदर ने चीफ इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। हम सबको सियासत के बजाय मईशत की भी फिक्र करनी चाहिए। आसिफ जरदारी के अलावा बहुत से सियासतदान हैं जो ये बयानबाजी कर रहे हैं। सबको मिल बैठकर संगीन मुआशी बहरान का हल भी तलाश करना होगा और आवाम के जज्बात और मसाइल पर भी पूरी तवज्जो देनी होगी। मगर अब करेगा कौन? सवाल तो ये भी है कि अब बिलावल और जरदारी के जो बयानात हैं जिनमें तजाद आ रहा है, क्या ये कोई नई सियासी चाल है या फिर वाकई पीपल्स पार्टी इंतखाबात के मामले पर तकसीम का शिकार नजर आती है? इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ तो गो ये है कि हालिया मरदमशुमारी खानाशुमारी के तहत ताज़ा जो असर-ए-नौ हल्काबंदियाँ हैं वो इंतखाबी अमल से कबल बहुत लाजिम है, लेकिन अगर सदर की जानिब से तारीख का ऐलान होता है तो फिर आइनी और कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन क्या रह जाएगा? सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन की तैयारियों का आगाज़ भी हो चुका है। इंतखाबात की तारीख का मामला या फिर नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला, ये तैयारियां कितनी कारगर साबित होंगी, ये सवाल भी पैदा हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान अमल में उतर चुकी है और बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जलसे भी किए जा रहे हैं जिनमें वो खिताबात भी कर रहे हैं और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम इलेक्शन की पूरी तैयारी कर चुके हैं और उनका ये कहना है कि इस बार जो इंतखाबात होंगे वो तमाम तर इंतखाबात हम साफ और शफाफ चाहते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई भी कदगन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि ये परफॉर्मेंस की बेस पर हम वोट लेंगे, हमारा वोट बैंक कोई भी मुतासिर नहीं कर सकता। उनका ये भी कहना था कि जो इत्तेहाद बन रहा है सिंध में, चाहे वो MQM पाकिस्तान हो या फिर GDA खैरकान हो, वो जितने भी इकट्ठे हो जाएं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर वोट लेना है। अब सवाल ये है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, सिंध में क्या है, पंजाब में क्या है, या इससे पहले जो इलेक्शन हुए 2013 में, 2018 में, उस वक्त पंजाब में कितनी मजबूत थी? सिंध में तो दही इलाकों में इनकी अक्सरियत है, वहाँ से ये मैक्सिमम सीटें रहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब शहरी इलाकों में क्या सूरत हाल रहेगी? इसी सारी सूरत हाल पर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं अली गौहर खान। बहुत शुक्रिया अली गौहर खान साहब आपके वक्त का। अभी ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हुई है, इंतखाबी जो मुहिम है उसकी तैयारियां भी हम देख रहे हैं धीरे धीरे हो रही हैं, कब इनमें तेज़ी आएगी? इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे कि कब तक तारीख आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि इलेक्शन तो जाहिर है कि जो असम्बली है उसने अपना मुकर्रर वक़्त पूरा करके और उसके ऊपर ही तकरीबन एक दिन पहले जाहिर है कि वो PM साहब के एडवाइस पर डिसॉल्व हुई, तो वो अपना टाइम पूरा करके ख़त्म हो गई। उसके बाद नेचुरली असम्बली को जो भी मुकर्रर वक्त है उस पर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन जाहिर है लेजिस्लेशन हुई और जो पिछली हल्का बंदियाँ हुई थी, पिछली जो मरदमशुमारी हुई थी जिस पर 2018 के इलेक्शन हुए थे जी, उस वक्त ये चीज़ डिसाइड हुई थी कि अगले इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर होंगे। ठीक है। और यहाँ पर काबिल जिक्र बात ये है कि जब चेयरमैन PTI की एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुई, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत और सियासत का बुरकस निकाला,
तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बेशुमार लेटर्स उनकी गवर्नमेंट को लिखे कि आप मर्दमशुमारी करवाएं, जिससे वो हेजिटेट करते रहे। उन्होंने वो मर्दमशुमारी ना करवाई और उन लेटर्स को हवा में उड़ा दिया। उसके बाद ये जब उनकी गवर्नमेंट गई तो उसके बाद मौजूदा गवर्नमेंट ने वो इलेक्ट्रॉनिक वो जो थी मर्दमशुमारी, डिजिटल मर्दमशुमारी को करवाई। अब उसके जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ उसमें ये डिसाइड हुआ, चूंकि पहले ऑलरेडी इस पर लेजिस्लेशन हो चुकी थी कि नए इलेक्शन जो हैं वो नई हल्का बंदियों पर होंगे, तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम नई हल्का बंदियां करवा रहे हैं। बाहसीयत सियासी पार्टी के हम तो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। डेट इलेक्शन कमीशन ने देनी है, वो 90 दिन के अंदर दे दे, तब तक जाने के लिए तैयार हैं। वो अगर उनको हल्का बंदियों के सिलसिले में कोई महीना, कोई 1.5 महीना ऊपर जाना पड़ता है, फिर भी हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इलेक्शन से तो कोई हर पार्टी ही मैं समझता हूँ कि तैयार है, लेकिन जाहिर है कि डेट देना इलेक्शन कमीशन का काम है, तो जो भी वो डेट देंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है जो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि उनको हल्का बंदियों के लिए 1.5 महीना जाहिर लगेगा या 1 मंथ थोड़ा सा टाइम चाहिए। अली गौहर साहब, ये तो सारा मामला हो गया इलेक्शन की डेट के हवाले से कि आईनी तौर पर इलेक्शन की डेट देनी किसने है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आएगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो गुज़श्ता हुकूमत जो गुजर गई है PDM की, उसके अंदर एक अहम इत्तेहादी भी थे, बड़ी मजबूत मुस्लिम लीग नून के। अब उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे जो इत्तेहादी थे वो तमाम सियासी जमातें जो हमारी इत्तेहादी थी अब वो इंतखाबात से डर रही हैं। क्या मुस्लिम लीग नून इंतखाबात से डर रही है? देखिए, बात ये है कि आपको पता है कि हम इत्तेहाद में वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी थी जो अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखती हैं। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं। जाहिर है अब इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि बिलावल साहब से मतलब है कि वो उनको समझदारी का सबूत देना चाहिए। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस किस्म के बयानात से उन्हें इज्तनाब करना चाहिए। हाँ, वो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर टाइम दे देता है 90 दिन के अंदर, तो हम तो 90 दिन में जाने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल है कि ये इस किस्म के बयानात जो हैं ये सियासी तौर पर सियासी बयान है। ठीक है अली गौहर साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। अभी हमें सीनियर तज्जियाकार उसामा गाजी भी ज्वाइन कर चुके हैं पैनल में। थैंक यू सो मच उसामा, वेलकम टू द शो। अभी हम बात कर रहे हैं कि सदर ममलिकत का कल का जो बयान था इंतखाबात की तारीख के हवाले से, अली गौहर साहब भी हमारे साथ ही हैं, और बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया था कि इत्तेहादी शायद डर रहे हैं इंतखाबात से। क्या कहेंगे सारी सियासी सूरत हाल पर? आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक सियासी बयानबाजी है, माहौल बन रहा है बेसिकली इलेक्शन का? यकीनन अब इस तरह की तकरीरें भी होंगी, क्योंकि आप देखिए कि जो गुज़श्ता दौर गुजरा है उसमें जितनी ज़्यादा महंगाई हुई है, जितनी बेरोजगारी हुई है, अब भी जो हम देख रहे हैं कि महंगाई का एक तसलसल है, पेट्रोल अभी शायद और महंगा हो, तो अब सारा मलबा उन पर डाल रहा है, तो लिहाजा वो एक दूसरे पर डालेंगे। अब इलेक्शंस के लिए उन्हें कुछ तो कहना है, तो यही पीपल्स पार्टी नून लीग पर करेगी, नून लीग पीपल्स पार्टी पर करेगी, सब इकट्ठे थे। इनके बयान भी आ रहे हैं। अब जहां तक इलेक्शन की बात है, आप देखिए कि हत्ता के फजलुर रहमान साहब की जमात, उनके सेनेटर हैं, आईनी और कानूनी माहिर भी हैं, कामरान मुर्तजा साहब, वो भी कहते हैं जी सदर ने तारीख देनी है। वकला भी कहते हैं, वकला की बॉडीज भी कहती है कि सदर ने तारीख देनी है। अब तो पाकिस्तान बार भी वो भी इस बारे में आ रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, जो कि इलेक्शन कमीशन में किसी तरह से नजर नहीं आ रहा। तो अब तो पहली दफा हम वकला को भी सबको इकट्ठे देख रहे हैं, उनकी बॉडीज को भी इकट्ठा देख रहे हैं। तो ये अब बयान मुख्तलिफ होंगे, एक दूसरे के खिलाफ भी बयान दिए जाएंगे ताकि हम एक दूसरे से अलग नजर आए, क्योंकि कोई भी जो पिछली हुकूमत का मलबा है वो अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। क्योंकि नजर आया कि हुकूमत भी ही महंगाई खत्म करने के लिए थी, यही नारा था, लेकिन महंगाई जो है वो 3 गुना हो गई। तो अब इसी वजह से हर इशू पर ये खेला जाएगा। मगर मुझे ये लगता है कि अभी ये कन्फ्यूजन रहेगी। सदर अगर तारीख दे भी देते हैं इलेक्शंस की, तो तब भी उस तारीख पर ना पहले सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इलेक्शन हुए हैं, ना सदर के कहने पर इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन कमीशन भी जाहिर है कि खुद तो नहीं फैसला करेगा, उसको फैसला जो दिया जाएगा उसके मुताबिक वो चलेगा। अभी तक उनको नहीं कहा गया किसी भी तरह से इलेक्शन की डेट। तो माहौल देखा जाएगा कि कितना आसान बन गया है पार्टीज के लिए, और बिल्कुल जब उनको नजर आएगा कि हर तरह से हमारी जीत 100% है, तो फिर ही वो इलेक्शन करवाएंगे। ठीक है, लेकिन उसामा, ये जो सारे बयानात आ रहे हैं कि अब आसिफ अली जरदारी एक साइड पर है इंतखाबात की डेट के मामले पर, और बिलावल भुट्टो जरदारी एक साइड पर है, आपको लग रहा है कि ये कोई डिफरेंस है दोनों के दरमियान, या दोनों का ओपिनियन एक ही है, ये भी एक कोई सियासी चाल है? मुझे लगता है कि वो नून लीग में भी हमें ये नजर आया
कि शहबाज शरीफ साहब का एक और कैंप या और नवाज शरीफ साहब का कहीं ना कहीं, लेकिन वैसे तो आप देखते हैं कि एक ही है। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक है। और आप देखिए कि मैं सुन रहा था शना रज़ा साहिबा ने भी इस तरह का बयान दिया कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेन फैसला है तो उस तरफ जाया जाएगा। तो ये एक तो विद इन जो पीडीएम कोalition रही है उसमें एक दूसरे के खिलाफ, विद इन पार्टीज भी, ताकि लोगों को इस तरह से कंफ्यूज रखा जा सकता है कि दोनों तरफ से कैश करवाया जा सकता है। अब तो बिलावल साहब भी एक कदम पीछे हट गए, उन्होंने कहा 90 दिन नहीं, चलो 120 दिन में करवाने पड़ेंगे। तो वो अंदर से सब एक है। ये सिर्फ बयानात इसीलिए ताकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी खुश रखना है कि अच्छा अंदर भी कुछ है। एक तरफ बेटा जो है कुछ और बात करेगा, वालिद कुछ और बात करेगा, लेकिन कोई तकसीम नहीं है। उसामा, आप ये कहना चाह रहे हो? उसामा, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब ने, थैंक यू सो मच हसन मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का। अभी हम आप ही की पार्टी के जो बयानात आ रहे हैं आसिफ अली जरदारी के हवाले से, बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, वही डिस्कस कर रहे थे उसामा से कि कोई बयानात में फ़र्क है कि इलेक्शन एक तरफ तो बिलावल कह रहे हैं कि अच्छा 90 रोज़ में नहीं होते तो 120 रोज़ में तो होने हैं। आसिफ अली जरदारी क्या इसके ऊपर कोई डिफरेंट राय रखते हैं या एक ही बात है? हाँ, बहुत शुक्रिया जी। देखें, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई मुतालबा जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं किया। वो भी आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शंस चाहते हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो है वो भी आइन और कानून के मुताबिक जो है वो इलेक्शंस चाहते हैं। और ये तो बस एक मौजूए बहस बना हुआ है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दिया है जी कि पहले जो है वो मईशत ठीक हो। इसमें कोई मईशत ठीक कहना कौन सी गलत बात है? मईशत भी ठीक होनी चाहिए और इलेक्शन भी 90 दिन में होने चाहिए आइन और कानून के मुताबिक। कोई ऐसी चीज नहीं है। आप अगर चीजों को सियाको सबाक से हटकर और सवालों के जवाबों पर आप अगर उसको बुनियाद बनाकर ये कहें कि उनमें कोई तफरीक है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई तफरीक मौजूद है। वो वालिद हैं, वो बेटे हैं, वो घर की हद तक जो चीजें हैं वो बिल्कुल वालिद का पूरा हक है कहना। और बाकी सीईसी के फैसलों के मुताबिक, पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक जो फैसले होंगे वो आसिफ अली जरदारी साहब को भी कबूल होंगे और वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी कबूल होंगे। तो ये तासुर आप कहना चाह रहे हैं मुर्तज़ा साहब बिल्कुल गलत है। अच्छा, दूसरा एक अहम सवाल जो है वो ये रेज हो रहा है कि अभी इलेक्शन मुहिम का जैसा कि आगाज़ कर दिया है चेयरमैन साहब ने, और सिंध से ही आगाज़ किया है, हैदराबाद, सखर, इन शहरों से किया है। फोकस पंजाब नहीं था। अब हम ये भी खबरें सुन रहे थे कि पंजाब पे बड़ा फोकस रखना है, तो इस बार इंतखाबी मुहिम का आगाज़ वहीं से नहीं होना चाहिए था? इस हवाले से क्या तैयारियां हुई हैं, क्या लाहेअमल तैयार किया है पीपल्स पार्टी ने? देखें, जुमेरात को हमारी सीईसी है और वो सीईसी जो है उसका एजेंडा ही ये है कि 90 दिन में इंतखाबात कराए जाएं और इलेक्शन का जो लाए अमल है और उसको किया जाए। और लाहौर ही से स्टार्ट और पंजाब से ही स्टार्ट हम कर रहे हैं। वो कराची से जो है उन्होंने लाहौर आना था तो वो बाई रोड आए हैं और रास्ते में वो अपने मुख्तलिफ अजला से होते हुए, अपने कारकुनों से मिलते हुए, अपने उनके जो जज्बात थे और उनके जो व्यूज थे उनको लेकर वो सीईसी में आएंगे और सीईसी में बैठ के फैसले होंगे। उसके बाद लाहौर ही हमारा मरकज होगा, अगला मरकज लाहौर होगा। ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, अभी हम क्योंकि हमारे साथ मौजूद है अली गौहर साहब भी। अली गौहर साहब, अभी जिस तरह से मुस्लिम लीग नून भी तैयारियों में है इंतखाबी मुहिम की, और मरियम नवाज ने जो ख्वाहिश जाहिर की है कि इलेक्शन मुहिम जो है वो हम सिंध फतह करेंगे, सिंध से उसका आगाज़ करेंगे। अब आप ये बताइएगा कि कितनी तैयारियां हो गई हैं? मियाँ साहब की वापसी के बाद ये तैयारियां तेजी पकड़ेंगी या फिर इनको शुरू कर दी है? मैं समझता हूँ कि PMLN बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी के मराहिल में है और तैयारी है। तमाम जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में बड़े एक्टिवली जो हैं वो अपने सियासी सरगर्मियों को स्टार्ट किए हुए हैं। जहाँ तक मियाँ साहब का है तो उन्होंने जाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने भी बयान दे दिया था और उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब भी उनके साथ खड़े थे कि वो मिड अक्टूबर में वो वापस आ रहे हैं। तो जाहिर है कि हमारी पार्टी की जो इलेक्शन को कैंपेन को लीड करेंगे वो नवाज शरीफ साहब ही करेंगे और उसके बाद जो है वो मतलब अक्टूबर के मिड में आ जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, वो यकीनी तौर पर वापस आएंगे। लेकिन इस हवाले से अली गौर साहब, अभी कोई तारीख तो सामने नहीं आई ना कि मियाँ साहब किस तारीख को वापस आ रहे हैं? जी, तकरीबन वो मिड अक्टूबर तक वो वापस आ जाएंगे और तारीख का भी अनकरीब ऐलान कर दिया जाएगा और
पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून के वर्कर और अवाम जो हैं वो उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे उनकी वापसी पर इंशाल्लाह। ठीक है उसामा, अभी जिस तरह से मियाँ साहब की वापसी की खबरें भी, अली गौहर साहब भी बता रहे हैं कि मिड अक्टूबर तक मियाँ साहब वापस आ जाएंगे, तो आप ज़रा ये बताइएगा कि कितना मुश्किल होगा टेक्निकल ग्राउंड्स पर, क्योंकि केसेस भी मौजूद है उनके ऊपर, उन केसेस का सामना करना पड़ेगा, पहले उनको ख़त्म करना पड़ेगा, या वो डायरेक्टली लीड कर सकते हैं इंतखाबी मुहिम को? बड़ी बड़ी बात होगी अगर वो ऐसा करते हैं तो। देखिए, कानून और आइन तो मुल्क में ये तो एक मजाक है, उसके मुताबिक तो कोई चीज़ नहीं होनी। जहाँ से होनी है उधर से मियाँ साहब इन टच हैं, और खुद राना सनाउल्लाह साहब भी बात कर चुके हैं कि 0% रिस्क हो चुका है और गारंटी मिल चुकी है। तो जिस तरह मियाँ साहब बाहर गए उसी तरह मियाँ साहब ने वापस आना है, लेकिन अभी कुछ मराहिल लग रहे हैं, अभी शायद कोई पूरी तरह से गारंटी नहीं है, वरना मियाँ साहब आ चुके होते। बाकी वो जिस तरह हमने सुना था सेहत का मामला, शायद खान अब्बासी भी उनके 3-4 ऑपरेशंस का कहते थे, वो तो हमने आज तक सुने नहीं। और मियाँ साहब आप देख लीजिए कि वो सऊदी अरब भी आ सकते हैं, यूएई भी आ सकते हैं, पूरी दुनिया इस तरह घूम सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान में अभी तक उनको वो चीज़ बॉल नहीं मिला जिस तरह का वो चाहते हैं। और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब पहले कह चुके हैं कि एक दौर में जी काबीना डिसाइड हो रही थी, तो जहां तक वो लेवल जो मियाँ साहब खुद अपने लिए चाहते हैं वो जब तक नहीं हो जाता, मैदान बिल्कुल आप जिसको साफ कह लें या उनके मुताबिक जिस तरह से मुल्क का माहौल कहते हैं, सियासी माहौल नहीं बना दिया जाता, तब तक वो नहीं आएंगे। तो बाकी तो सब चीजें, कानून, आइन, अदालतें, ये उनके लिए मैटर नहीं करती, उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के बेटे यहाँ पर आते चले गए और वो उनके दामाद भी आए, सारे केसेस उनके लिए भी सब हो गए। अगर कानून का देखा जाए वो तो यही है, उनमें और मियाँ साहब में फर्क यह है कि वो एक मुजरिम की हैसियत से बाहर गए हैं, और यानी वो जेल में थे और वहां से वो बाहर गए हैं, तो आकर जाना तो उनको जेल ही है, लेकिन यहाँ बहुत से रास्ते निकल सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सिर्फ ये है कि जो मियाँ साहब चाह रहे हैं अपनी शराइत, उनकी जितनी भी शराइत है 100 की 100 जब मान ली जाएगी, हो सकता है अभी 90 मान ली गई हो, तो इसलिए वो रुके हुए हैं। अगर वो नहीं मानी जाती तो हो सकता है वो थोड़ा सा और डिले कर दें, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 100% श्योरिटी के बाद ही मियाँ साहब आएंगे। हसन मुर्तज़ा साहब, अभी जो बयान आया है बिलावल साहब का, वो ये कह रहे हैं कि हमारे इत्तेहादी और सियासी जमातें इंतखाबात से डर रहे हैं, जो डर गया वो मर गया। और इससे पहले मौलाना फजल रहमान ने खुद इल्ज़ाम लगाया था कि पीपल्स पार्टी की वजह से इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वादा खिलाफी की थी। तो ये सारा मामला है क्या, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं? बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि वो डर गए, वो कह रहे हैं कि इनकी वजह से लेट हुए, ये क्या है सारी कश्मकश? मैं समझता हूँ ये सारा अवाम जो है ये उस वक्त पैदा हुआ जब ईसीपी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया कि 90 रोज के अंदर जो आईनी मुद्दत है उसमें इलेक्शंस करवाए जाएं। तो उसके मुकाबले में बजाय इसके कि ईसीपी जो है वो कोई बयान देता या वो कोई बात करता, उस पर हमारी मुख्तलिफ सियासी जमातों ने बयानात शुरू कर दिए कि ये गलत हो रहा है, ये इस तरह हो रहा है, ये तो पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी और पीपल्स पार्टी ने ये सारा कुछ किया है। उनको ये बयानात नहीं देने चाहिए थे, ये ईसीपी की जिम्मेदारी थी कि वो इलेक्शंस को यकीनी बनाते कि 90 रोज के अंदर इलेक्शंस होने हैं। मैं समझता हूँ कि सियासी जमातें जो हैं ये अगर इत्तेहादी भी थी तो ये मुख्तलिफ नजरियात के लोग थे, इन्होंने अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ इंतखाब में जाना है। हमारे जो अगर नजरियाती इख्तलाफात हों, सियासी इख्तलाफात हों, तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमारी कोई दुश्मनी हो गई है। हम सियासी जमातें हैं, हम ये समझते हैं कि 90 रोज के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शंस होने चाहिए, वो समझते हैं कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। और ये तो हम दोनों को अपने अपने मौक़िफ़ के साथ अवाम के सामने जाना है और अवाम जो उस पे करे, जो पजीराई मिले, जिसको ना मिले, या जो भी बात हो। अली गौहर साहब की, अली गौहर साहब ये बताएगा कि अभी जी अली गौहर साहब ये फरमाएगा कि अभी हमजा शहबाज भी लंदन चले गए हैं, उनके वालिद साहब पहले ही मौजूद हैं, मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब भी वहाँ पर हैं, तो अब कोई ऐसी बैठक होने जा रही है अहम जिसके अंदर हतमी तौर पर तैयारी होगी उनके आने के हवाले से या फिर इलेक्शन कैंपेन के हवाले से? कुछ इस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। जी देखें, यकीनी तौर पर आपका सवाल जो है वो बिल्कुल मुनासिब है और आपके सवाल के अंदर ही जवाब है। जाहिर है कि अब इलेक्शन आ रहे हैं और मियाँ साहब की वापसी भी है, इस सिलसिला में मुशावरत का अमल है। अच्छा। और इसी सिलसिला में हमजा साहब भी गए हैं और मियाँ साहब की वापसी का इंशाल्लाह तय पा चुका है, बाकायदा डेट की अनाउंसमेंट होगी
और वो वापस ये कब तक अनाउंस हो जाएगी डेट? क्योंकि जाहिर है फिर बड़ी तैयारियां भी करनी होंगी, बड़ा इस्तकबाल भी होगा। मुस्लिम लीग नून के कारकुन तो वैसे बड़े, मैं समझता हूँ कि इसी माह के अंदर उनकी वापसी की डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगी कि मियां साहब कब वापस आ रहे। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा भाई मुर्तज़ा शाह साहब ने जो बात की है मैं उनकी बात में ऐड करूंगा। देखिए, गुजारिश ये है कि हमने कतई तौर पर ये नहीं कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हो। जिस तरह से इनकी पार्टी का एक मौक़िफ़ है, अपनी पार्टी के मौक़िफ़ के बारे में वो बेहतर वजाहत कर सकते हैं और यकीनी तौर पर शाह साहब तो बड़े फराख दिली के साथ बात करते हैं और हमेशा सच्ची बात करते हैं। सही। जिस तरह से आपने देखा कि एक बयान जो बिलावल साहब की तरफ से आया, एक बयान जो है वो जरदारी साहब की तरफ से आया जी। दोनों का मकसद तकरीबन एक ही था। इलेक्शन के लिए जरदारी साहब भी राजी हैं, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो जाहिर है मुश्तरका मफादात कौंसिल में तय हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने तय करना, लिहाजा इलेक्शन कमीशन इसकी डेट दे। सही। बिलावल साहब इस बात पर ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं कि 90 दिन के अंदर हो। 90 दिन के अंदर हो या 90 दिन से महीना ऊपर हो, दोनों सूरतों में PMLN इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। ना हम 90 दिन की मुखालफत कर रहे हैं कि 90 दिन में ना हो, ना हम ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि अगर 90 दिन से महीना ऊपर चले जाते हैं तो हम कोई समझेंगे कि उसमें कोई इलेक्शन में बहुत बड़ा फर्क। मेरा ख्याल है कि महीना डेट के फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना मार्जिन मुस्लिम लीग नून ने अपने जहन में रखा हुआ है। थैंक यू सो मच। अली गौहर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उसामा गाजी और हसन मुर्तज़ा साहब इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट थे। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यह वक्त हुआ ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड। वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे इस सेगमेंट में कोर्ट की खबर। कोर्ट की खबर में आज परवेज़ इलाही को अदालत में पेश किया गया, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, जिसमें जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का केस है, जिसमें उनकी दरखास्त ज़मानत के हवाले से दरखास्त दायर की गई थी। मजीद 2 अहम केसेज हैं जिनके हवाले से मजीद हम बात करेंगे आज के इसी सेगमेंट में। हमें ज्वाइन करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हैं एहतशाम अली अब्बासी। एहतशाम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी में जो परवेज़ इलाही के हवाले से जमानत का केस था उसमें क्या कार्रवाई रही? क्या इस समाअत में जो डेटा मांगा गया था अदालत की जानिब से वो पेश किया गया था? जी शाइस्ता, एक जो है आज चौधरी परवेज़ इलाही की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो क्योंकि उसमें आगे तारीख हो गई है, उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो है ना प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो रिकॉर्ड है तफ्तीशी ने जमा कराना था वो अदालत में जमा ना हो सका। राजा नवीद प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए और उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड अभी तक जो है नहीं पेश हो सका। तो इस पर जो है जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन जो कि बड़े दबंग जज हैं और जितने भी अभी बड़े केसेस हैं जैसे साइफर है और इस तरह के केसेस हैं उनको स्पेशल लाया गया और उनके हवाले ये केस किए गए। वही ये केस भी सुन रहे हैं और उनके हवाले से क्लियर कट एक चीज़ है कि वो किसी किस्म का डिले बर्दाश्त नहीं करते और उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए कि फौरी तौर पर जो है वो रिकॉर्ड जमा कराया जाए। अलबत्ता प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया है कि हम कल तक रिकॉर्ड जमा करा देंगे। अब परवेज़ इलाही के जो वकील हैं उन्होंने अदालत से खुद जो है 14 तारीख मांगी थी, लेकिन 14 को क्योंकि साइफर का केस भी है और भी बहुत अहम केस हैं तो उस हवाले से जज साहब ने 15 तारीख दी है और 15 तारीख को अब जो है चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होगी। जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन समाअत करेंगे और पुलिस की जानिब से जो रिकॉर्ड आज पेश ना किया जा सका वो ऐसा क्योंकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया है कल तक वो जमा करा देंगे और जब वो रिकॉर्ड जमा हो जाएगा तो सेम डे ही जो है इसका फैसला भी आ जाएगा कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही को ज़मानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसका जो फैसला होगा वो 15 तारीख को होगा। जी ठीक है एहतशाम, और दूसरे जो अहम केसेस हैं बुशरा बीबी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना का केस जिसमें वो अपने वकीला के हमरा पेश भी हुई हैं अदालत में, इस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा क्या कार्रवाई रही आज की? 2 केसेस में बुशरा बीबी जो है आज अदालत आई हैं। एक एहतसाब अदालत में जो केस है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है उसमें आई और उसमें आके उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत जो है दायर की है और उसकी वजह यह है कि उनको नैब की जानिब से एक नोटिस मिला था तो उस पर उन्होंने कहा कि आज वो चेयरमैन PTI से अटक जेल में मिलने जा रही हैं। दूसरी जानिब उनको नैब ने बुलाया तो गिरफ्तारी का खदशा है तो उस हिसाब से जो है उन्होंने क्योंकि सरदार मुजफ्फर अब्बासी अदालत में मौजूद थे, लतीफ़ खोसा ने उनसे पूछा भी है कि क्या आपको इनकी गिरफ्तारी मतलूब है तो उन्होंने अदालत को बताया कि इनकी गिरफ्तारी हमें मतलूब नहीं है, लेकिन हिफाजती तौर पर उन्होंने अपनी ज़मानत करवाई और उसके बाद वो
जो है आगे हमारे जो है उस पर ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में, वहाँ पर उनके खिलाफ जो है वो जाली रसीदों वाला केस चल रहा था। जाली रसीदों वाले केस में भी सेम डेट हो गई है 26, और उसमें भी जो है गिरफ्तारी से अदालत ने रोक दिया है। और वहाँ पर भी जो है अदालत के रिमार्क्स यही थे कि क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि मुल्ज़मान की जानिब से डिले होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से डिले है। वॉइस मैचिंग का जो टेस्ट है FIA ने करना था, वो हो चुका या नहीं हुआ, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है अदालत में जमा नहीं हुई, और उस हवाले से ताहिर अब्बास सिपरा ने भी ये रिमार्क्स दिए हैं और 26 तारीख दे दी है। 2 केसेस में पेश होने के बाद बुशरा बीबी जो है वो रवाना हो गई थी। उसके बाद जो है उन्होंने अटक जेल में चेयरमैन PTI से भी मुलाकात की है। तो आज जो है एक परवेज़ इलाही का केस हुआ, उसके बाद बुशरा बीबी के 2 केस हुए। एक में जो परवेज़ इलाही के केस में जो है 15 तारीख हुई है, और बुशरा बीबी के दोनों केसेस में 26 तारीख हुई है। जी ठीक है एहतशाम, अभी क्या बुशरा बीबी पर दीगर मुकदमात भी हैं या फिर उनकी हिफाजती जमानत मंजूर हो गई है? किसी भी और केस में अगर वो उन पर दर्ज भी है मुकदमा तो भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा? जी आज तक जो मुकदमात हैं उनमें किसी केस में भी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक आखिरी जो नैब का नोटिस था, क्योंकि नैब के केस में उनको गिरफ्तारी का खदशा था, उसमें भी जो है अब उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर जो है बेल ले ली है, और बेल के प्रोसेस के बाद ही वो दोनों अदालतों में पेश होकर रवाना हुई थी। तो अभी तक जो है उनकी गिरफ्तारी का कोई खदशा नहीं है। ठीक है, अब उनकी गिरफ्तारी हो नहीं सकेगी। लेकिन दूसरा मामला, परवेज़ इलाही के मामले की अगर हम बात कर लेते हैं एहतशाम, ये तो बहुत लिंगर ऑन होता जा रहा है, लटकता जा रहा है, उनकी बेल अभी तक हो नहीं पाई। इसके अंदर जिम्मेदार कौन है? अदालत ने आज क्या कहा इस सारे मामले पर? अगर अदालत का कंडक्ट देखा जाए तो जज अबुल असनाद मोहम्मद ज़ुल्करनैन बड़े ही दबंग जज हैं। इससे कबल जो है इन्होंने ऐसी जो बेल्स दी हैं जो मतलब लगता है जैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि अदालतों पे ऐसा प्रेशर होता नहीं है, ना जजेस प्रेशर लेते हैं, ना हमने कभी देखा कि किसी ने जजेस पे प्रेशर डाला है। लेकिन एक आवाज़ चलती है, सोशल मीडिया पर बातें होती हैं, तो ये वो वाइज जज हैं जो प्रेशर नहीं लेने वाले। और इनका एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अदालत के अंदर हम मौजूद होते हैं, अदालत के अंदर दोनों तरफ से जब दलाइल होते हैं, कभी भी हमने नहीं देखा कि दलाइल ख़त्म होते साथ ही फैसला सुना देना। तो ये वो वाइज जज हैं जो मौके पर ही फैसला सुना देते हैं। तो इसमें जो डिले है वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से है। प्रोसिक्यूशन की कोशिश है कि जितना ज़्यादा डिले कर सकें। उसकी वजह से अभी तक जो है जो परवेज़ इलाही की जो ज़मानत के केस पर जो समाअत रुकी हुई है, वो आज उन्होंने रिकॉर्ड जमा कराना था, वो रिकॉर्ड उन्होंने नहीं जमा करवाया। और अगर वो रिकॉर्ड आज जमा हो जाता तो आज ही जो है दोनों तरफ। शामिल अब्बासी फॉर योर प्रेजेंस, और हम इन तीनों केसेस की भी कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर की हम बात कर लेते हैं। डॉलर जिसकी कदर गिरती जा रही है, हमें पता है कि इंटरबैंक में भी ओपन मार्केट में भी दोनों जगह पर कीमतें बड़ी कंट्रोल में आ गई हैं, बड़ी फेवरेबल सिचुएशन लग रही है, जो कि बड़ी अच्छी खबर भी है। लेकिन इसके हवाले से जो क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ था वो कहाँ तक पहुँचा है, किन किन जगहों पर क्रैकडाउन हुआ है, और कितनी हद तक लोग जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की थी डॉलर की वो डॉलर वापस कर रहे हैं, इस सारी सूरत हाल के लिए हमारे साथ मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदा कफ़ील अहमद। कफ़ील, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी हम देख रहे हैं कि बड़े मुस्बत नताइज आ रहे हैं जो क्रैकडाउन शुरू हुआ था डॉलर के हवाले से। तो आप ये बताइएगा कि अभी इंटरबैंक में ओपन मार्केट में डॉलर की क्या कीमत है, और इस हवाले से आपको क्या खबरें सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में ये मजीद डाउन हो सकती है? जो स्टेप्स लिए गए हैं हुकूमत की जानिब से, और ये जो क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है स्मगलिंग की रोकथाम और डॉलर की जो ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ, तो आज भी अगर हम बात कर लें तो इंटरबैंक मार्केट के अंदर ₹1.28 की कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, और इंटरबैंक जो है वो ₹299.88 पर जो है वो क्लोज हुआ है। अगर कल की हम क्लोजिंग की बात कर लें तो 301.16 पर थी, और आज जो है वो ₹1.28 कम हुआ। इसी तरह अगर हम बात कर लें ओपन मार्केट की, तो ओपन मार्केट के अंदर जो डॉलर है उसमें आज जो ट्रेडिंग के दौरान 299.50 तक था। तमाम जो नाज़रीन, डॉलर की भी हमने बात कर ली और क्या सूरत हाल है इंटरबैंक में ओपन मार्केट में। लेकिन प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अब हम बात कर लेते हैं गुज़श्ता रोज़ जो पाकिस्तानी टीम ने, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने एशिया कप में इंडिया के खिलाफ अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। इससे पहले हम देख रहे थे कि बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस थी, बड़ी वाह हो रही थी, बल्लेबाज भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बॉलर्स बहुत अच्छी फॉर्म में थे। लेकिन आगे और भी मैचेस हैं, आज का मैच भी जो हो रहा है उस हवाले से हम देख रहे हैं कि श्रीलंकन टीम जो है बड़ा उम्दा परफॉर्म कर रही है। इस सारी सूरत हाल पर हम जो माहिर स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट हैं, उन्हीं का तज्जिया ले लेते हैं कि वो क्या कहते हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में हमें कितना काम करना होगा, कौन सी लाइन पर और लेंथ पर हमें अपनी बॉल करानी होगी। नसीम राजपूत साहब, थैंक यू सो मच, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। नसीम साहब, हम कल भी आपसे बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो ट्रांसमिशन में, और आपने कहा था कि ये जो स्कोर बनेगा 250 प्लस, जितना भी स्कोर 350 प्लस, ये जितना भी स्कोर बनेगा अचीवेबल है, कोई मसले की बात है नहीं। अब आप मायूस हैं, परेशान हैं इस सूरत हाल से, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह का मैच हम हारे हैं वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पाकिस्तान को पहले आपने वहां पहुंचाया, फिर लाके जमीन पे धक करके मारा। सर, राइट। आप जिस जगह से चाहे
चाहे आप इंडियन मीडिया देख लें, इंडियन क्रिकेटर्स देख लें, सबको देख लें, आप सब बात कर रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बहुत आगे, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत उड़ा के रख देगी। अगर आप पाकिस्तान में ही देख लें तो यहाँ पर भी बाबर आजम से जब सवाल किया जाता है, मेरी वर्ल्ड कप की टीम बिल्कुल रेडी है और हमारा अपर हैंड होगा इंडिया के खिलाफ, शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं अभी तक तो मैंने वो बॉलिंग ही नहीं की है कि जो बॉलिंग मैंने इस मैच में इंडिया के खिलाफ करनी है। ये सारी चीजें जिस अंदाज से एक्सपोज हुई, जिस अंदाज से दिखाई दी, समझ में नहीं आया। देखें, अब तक दिमाग मानने को तैयार नहीं हो रहा कि हमारी टीम 228 रन से मैच हार जाएगी। हम कहीं तो कुछ तो लड़ते हुए दिखाई देते, कुछ तो मुकाबला करते हुए दिखाई देते। इंडिया की बॉलिंग सीम स्विंग समझ में नहीं आ रही है, उनकी स्पिन ऐसी हो रही है कि खेली नहीं जा रही है। हमारे बॉलर्स का गेंद ना स्विंग हो रहा है, ना सीम हो रहा है, ना हमारा कप्तान शुरू के अंदर स्लिप ले रहा है। हमने कौन सी क्रिकेट खेली है अब तक तो समझ में किसी के भी नहीं आ रहा। लेकिन एक बात तय है, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट एकदम से अर्श से फर्श पे आई है, एक झटके में, क्योंकि जो मार्जिन से आ रहे हैं, जिस अंदाज से हम खेले, उसने हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो हमारा मोरल है, वो खत्म करके रख दिया। देखिए, मैच हार जाते हैं, टीमें मोरल बचा जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हम मैच तो हारे और बहुत ही बेइज्जतों की तरह हारे, लेकिन एट द सेम टाइम हमने अपना मोरल जो गंवाया है। इस वक्त बहुत जरूरत इस बात की है पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो और पाकिस्तान टीम अपनी स्ट्रेंथ को बिफोर वर्ल्ड कप जाहिर करे उस मैच के अंदर। इस चीज की बहुत जरूरत दिखाई देती है जी। तो सर, आपने जो मोरल की बात की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमेशा इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो हम पहले देखते थे, पहले बातें भी होती थी और एक आम तासुर था कि हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो जो कन्फ्यूजन की सूरत हाल होती है वो मैदान में हमें नज़र आ रही होती है। तो कल क्या वही झलक हमें दोबारा नज़र आई आपके ख्याल से? देखिए, कंफ्यूजन किस बात की थी समझ में नहीं आया। जितने हमने फैसले किए, बाबर आजम कहते हैं पिच पे मॉइस्चर है तो आपके खिलाड़ी जगह पर तो गेंद करें। आपके शाहीन शाह अफरीदी ने जगह पे गेंद ही नहीं की। नसीम शाह ने जो बॉलिंग की, आज मैं यूनुस खान को सुन रहा था, वो ये बात कह रहे थे कि नसीम शाह हर गेंद आउट स्विंग कर रहे हैं, अंदर गेंद ही नहीं ला रहे, कि जहां पे वो गेंद को अंदर लाए वहां पे एज लगाए और प्रॉब्लम हुई है। वो उन्होंने गिनती की 2 गेंदें की हैं। हम किस प्लान के साथ मैदान में उतरे थे, हमारा माइंडसेट क्या था? हाथों की फील्डिंग हमसे छूट रही थी, जैसे बहुत ही रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज के साथ आए थे। देखिए, एक टीम से लग रहा था कि आज वो जीत जाएगी, एक टीम से लग रहा था कि वो खेलने ही नहीं आई है। ये बहुत बड़ी बात है, एक टीम से लग रहा हो कि वो खेलने ही नहीं आई है। अब उसकी रीजन क्या है? रात को जाग रहे थे जी। तो लेकिन सर, आप ये बताइए कि ये जो जुमेरात को मैच होना है, इसके हवाले से आप कुछ बताएं कि अब कितना काम करना है, कौन कौन से लोग हमें अवेलेबल होंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है फाइनल में भी जाना है और उसके बाद जो बड़ा एक चीज़ है, जो बड़ा इम्तिहान है, वर्ल्ड कप भी तो है ना, उसकी तैयारियां आपको लग रही है कि टीम ने मुकम्मल कर ली हैं? ये जो अभी बनी हुई है टीम, एक्सपोज हो गए हैं हम, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हम। और वो जो एक हाइप बनी हुई थी, देखें, अब बाबर आजम को और लोगों को समझ जाना चाहिए, ये दोस्ती यारियां खत्म कर लें आपके। और फिर सबसे बड़ी चीज, हमारे थिंक टैंक जो क्रिकेट बोर्ड का है, वो भी एनओसी देने से पहले सोचना चाहिए। हमारे सारे बॉलर्स मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं। इंडिया की टीम फ्रेश रिलैक्स होके आई हुई है, वर्ल्ड कप, एशिया कप को फोकस करके। हमारे खिलाड़ी पैसे कमाने में लगे हुए, हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनको अलाउ भी करता है। तीनों फास्ट बॉलर, भाई आपका फास्ट बॉलर सबसे कीमती हथियार होता है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ कहीं और खेल रहे हैं, नसीम शाह कहीं और लीग खेल रहे हैं, वहीं से वो टेस्ट भी खेलते हैं, वो वनडे भी खेलते हैं, वो T20 भी खेलते हैं। हमें अपने मिजाज को बदलना होगा, अपने अंदाज को बदलना होगा। और बाबर आजम और 2-3 लोग जो मिलकर टीम बना रहे हैं और वो समझते हैं कि वही अंदाजा है टीम के, इस चीज को पहले नजम सेठी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया था और उसके बाद तमाम खिलाड़ी ट्रैक पे आ गए थे। लेकिन अब फिर वही सूरत हाल दिखाई दे रही है कि बाबर आजम और रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी और 3-4 लड़के मिलकर टीम बनाएंगे। क्यों नहीं थे सऊद शकील? आप लेफ्ट आर्म स्पिनर को मिस कर रहे थे, अगर नवाज नहीं थे, आपने सऊद शकील को क्यों शामिल नहीं किया? क्योंकि वो आपके प्लान का हिस्सा नहीं है। बाबर साहब कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, इंडिया के मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहते हैं मुझे अपने 15 पता है वर्ल्ड कप में क्या होंगे। तो भाई वो जो आप 3 ने मिलकर बना लिए, उससे हटके ये 25 करोड़
अवाम का मुल्क है और यहाँ क्रिकेट खेलने वाले लाखों में बसते हैं। बहुत से लोग हैं सर, बहुत से लोग हैं। नसीम साहब, अब ये बता दें कि जो भारत और श्रीलंका का मैच है, इसमें श्रीलंका ना बड़ी मजबूत पोजीशन में नजर आ रहा है। अगर वो जीत जाता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है। तो ये तो हमारे ऊपर एक तूफान की तरह खबर गिरेगी, बिजली की तरह। आज इंडिया की टीम वो टीम ही नहीं लग रही है। इंडिया ने पहले जो है वो 90 रन कर दिए 10-11 ओवर में, उसके बाद एकदम से वो सारे आउट हो गए। ये बारिश हो रही है या क्रिकेट हो रही है? हाँ, समझ नहीं आ रही बिल्कुल। नसीम राजपूत हमारे साथ थे और गुफ्तगू कर रहे थे कि ये बड़ी सिचुएशन बड़ी ख़राब है, क्रूशल होती जा रही है, क्योंकि हम पाकिस्तानी टीम समझ के बैठी हुई थी और हम सब बड़े रिलैक्स थे, नर्व्स के लिहाज से भी, मूड के लिहाज से भी बड़े खुश थे कि हमने तो जाना है डायरेक्टली फाइनल में। लेकिन अब नसीम साहब, आपको लग रहा है कि अब फाइनल में हम चले जाएंगे आसानी से या मुश्किल से ही सही चले जाएंगे? बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। इसलिए मुश्किल हो गया कि हमारा रन रेट जो सबसे बेहतर दिखाई दे रहा था वो सबसे खराब हो गया। अब आज इंडिया अगर मार्जिन से हार जाता है श्रीलंका से, तो श्रीलंका का रन रेट और बेहतर हो गया। इंडिया अगर बांग्लादेश को हरा देता है तो इंडिया के 4 पॉइंट हो गए, वो नहीं रुकते। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच होगा, श्रीलंका का रन रेट जो है वो बेहतर बनाने में आज इंडिया पूरा रोल प्ले कर रहा है। कुछ क्रिकेट तो ऐसी लग रही है। अगर उनका रन रेट ऐसा हो गया तो पाकिस्तान कितने मार्जिन से हराएगा? जिस तरह की क्रिकेट हो रही है कुछ भी हो सकता है इस क्रिकेट के अंदर। मैं आपको एक बात बताऊं, लोग शको शुबात में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं और वो गलत शको शुबात में नहीं लग रहे। जिस अंदाज से हम हारे, लोग मुख्तलिफ बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप एकदम से, वो कहते हैं ना कि आसमान से एकदम से आके जो है वो, आप तो खजूर में भी नहीं अटके, आप तो धड़म करके नीचे आके गिरे। तो ये जो इस जगह से उठना, अपने आप को लेके चलना, अब हमारे लिए फाइनल में पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने कहा ना, जो क्रिकेट हो रही है, अगर पाकिस्तान को फाइनल में जाना होगा तो कोई भी नहीं रोकेगा, ऐसा लग रहा है। नसीम साहब, अभी एशिया कप तो अब जैसे तैसे निकल जाएगा, लेकिन अब जो मजीद परेशानी की बात है वो वर्ल्ड कप की भी तो है ना। आपने भारत में जाके खेलना है। अभी तो एक अलग ही किस्म का वेन्यू है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है क्राउड का भी, और वहाँ जाकर हम यही वाली टीम आपको लगता है परफॉर्म कर सकेगी? कोई तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी, कोई सीरियस डिसीजंस करने पड़ेंगे, क्या समझते हैं आप? देखिए, कल की खबर हमारे जो है ना आपके हारिस रऊफ और नसीम शाह का रिप्लेसमेंट मंगाया जा रहा है एशिया कप में। आपने इतनी क्रिकेट उनको खिला दी, रोका ही नहीं। आपके सामने वर्ल्ड कप था, आपको आपकी कोई प्लानिंग नजर नहीं आई। जाओ जाके खेलो, जहां खेलना है तुम्हें, पैसे कमाओ। भाई पहले नेशन भी है, आपकी टीम है, आपकी कौम जो है वो उस टीम की जानिब देख रही है। आपकी प्लानिंग क्या थी? देखिए, आपको कई चेंजेस करना पड़ेंगी। आपको यहाँ पे बार बार रिजवान की उंगली में गेंद लग रही होती है, वो गिलास उतार के फेंक रहे होते हैं। आपको एक सीनियर विकेट कीपर चाहिए, सरफराज अहमद, जो बैकअप में हो रिजवान के, नंबर 1। नंबर 2 अबरारुल हक, सरप्राइजिंग एलिमेंट है। देखिए, यही मिस्ट्री स्पिनर अजंता मेंडिस थे जब कराची में एशिया कप का फाइनल हुआ था श्रीलंका का और इंडिया का 2006 में। तो उस मैच में उन्होंने 13 रन देके 6 आउट कर दिए थे। तो इन लोगों को यूटिलाइज करें, इन लोगों को इस्तेमाल करें और बैकअप पे तौर पर लेकर आए। बहुत ही खूबसूरत बात पूछ साहब, थैंक यू सो मच। अभी टाइम शॉर्ट था, वरना आपसे गुफ्तगू का सिलसिला और भी आगे बढ़ाते। शो का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच गया। नाज़रीन, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।